दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा, आप लोगों को कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग का विषय है वो इंटरनल ऑडिट के ऊपर है। यानी कि इसमें मैं आपको बताऊंगा इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट के पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और हम प्रोसीजर बाय प्रोसीजर इसको कैसे करें। दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, यानी कि इंटरनल ऑडिट क्या है। दोस्तों द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ने एक डिफिनेशन दी इंटरनल ऑडिट की, जिसको मैं बताने चल रहा हूँ। इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू ऐड वैल्यू एंड इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन। यानी कि इंटरनल ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटी है जो इसलिए डिजाइन की गई है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है उसको इम्प्रूव कर सके और उसकी वैल्यू को ऐड कर सके। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन accomplish its activities by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process. It helps, ये ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं यानी कि सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ उसका एवोल्यूशन करना और जो रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल और गवर्नेंस प्रोसेस है उनकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना और उनका एवोल्यूशन करना, ये इसके अंतर्गत बताया जाता है। यानी कि एक कंपनी में आप कैसे ऑपरेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है उसको कैसे सिस्टमेटिक वे में करोगे और जो गवर्नेंस प्रोसेस है या जो रिस्क मैनेजमेंट है उनकी इफेक्टिवनेस को आप कैसे इंप्रूव करोगे और उनका एवोल्यूशन कैसे करोगे, ये सारी चीजें हम इंटरनल ऑडिट के अंदर ही समझते हैं। दोस्तों यही इसकी डेफिनेशन में बताया गया है। दोस्तों व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, अब यहाँ हम इंटरनल ऑडिट को डिटेल से समझेंगे। पिछली स्लाइड में हमने इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन समझी थी, अब यहाँ हम समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि इंटरनल ऑडिट है क्या। दोस्तों तो इसमें पहला पॉइंट है टूल ऑफ कंट्रोल टू मेजर एंड एवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग करने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है उसको कैसे मेजर करोगे और उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे एवोल्यूशन करोगे, ये इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत आता है। सेम दूसरा पॉइंट इसमें टू इंश्योर दैट ऑल द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एडहेयर टू। यानी कि जो भी लॉ एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू परिचित हैं, यानी कि एडहेर्ड हैं और ये इंश्योर हैं कि वो सारे ऑपरेशन के थ्रू फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट है एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और द रिव्यू ऑफ सिस्टम, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिस, कंप्लायंस विद पॉलिसीज फॉर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस एज अ बेसिक ऑफ सर्विस टू द मैनेजमेंट। यानी कि एक अप्रेजल एक्टिविटी है जिसमें जो सारे प्रोसीजर हैं, प्रैक्टिस है, सारी जो पॉलिसीज हैं वो सारी क्या होती हैं, रिव्यू होती हैं। जो भी फाइनेंशियल से भी रिलेटेड भी एक्टिविटी हैं और ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी हैं और एज मैनेजमेंट के थ्रू ये सारा रिव्यू होता है और उसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट प्ले अ पिवटल रोल्स इन ensuring that efficient controls are operating in all the activities। इंटरनल ऑडिट एक रोल भी प्ले करता है कि जो ऑपरेटिंग की एक्टिविटी है वो सारी इफिशियंट हैं, कंट्रोल में हैं। टू बी ए लाइबिलिटीज और एसेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये सिद्ध करती हैं कि एक कंपनी की एक लाइबिलिटी है और एक एसेट्स हैं कि जो भी सारे कंट्रोल हैं, रूल्स हैं वो सारे फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अ टूल टू आइडेंटिफाई रिस्क। ये एक टूल है जो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है एंड आल्सो सजेस्ट रेमेडियल मेजर, और आल्सो एक मेजरमेंट को सजेस्ट करता है। देयर बाई एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज एंड एक्शन, और इस प्रकार से ये जो चेंज और एक्शन के हैं उनके लिए एक एक्ट भी करता है, उनके लिए काम भी करता है। यानी कि जो भी चेंज और
कंपनी में होता है, कहीं भी किसी प्रोसेस में, किसी सिस्टम में, किसी प्रोसीजर में, उन सारी चीजों को भी ये फॉलो करता है दोस्तों। तो इसके थ्रू हमने समझा कि कैसे हमको किसी ऑपरेशन को कैसे कंट्रोल करना है विद डॉक्यूमेंट, विद प्रोसीजर्स और विद लॉज, और जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटी है उनको सारी कंट्रोलिंग हम इंटरनल ऑडिट के थ्रू ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने का उद्देश्य क्या है? तो जैसा मैंने आपको स्लाइड में दिखाया है, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि इसके थ्रू क्या किया जाता है, डिटेक्शन करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। तो डिटेक्शन क्या है, आइडेंटिफाई द गुड, बैड, अगली इन फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड फ्यूचर प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या कंपनी के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, चाहे वो फाइनेंशियल में हो, चाहे ऑपरेशन में हो, या जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि उनको डिटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, फॉर वार्निंग द मैनेजमेंट अबाउट एरर, फ्रॉड एंड मिस अप्रिसिएशंस, यानी कि कंपनी को या मैनेजमेंट को इसके बारे में बताना कि क्या गलत हो रहा है, क्या फ्रॉड हो रहा है, उसके बारे में प्रिवेंट करना है, यानी कि जो घटित होने वाली घटनाएं उनके बारे में पहले इन्फॉर्म करता है। प्रोटेक्शन, ब्रिंग द डिफिशियंसीज टू मैनेजमेंट नोटिस इन एडवांस, ये क्या करता है, जो इफिशियंसी से अलग चीजें हैं, यानी कि जो नुकसानदायक चीजें हैं उनको मैनेजमेंट को पहले ही एडवांस में बता देता है, यानी कि प्रोटेक्शन करने में मदद करता है दोस्तों। तो इसके थ्रू इसका पर्पस क्या है, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि किसी जो प्रॉब्लम्स है उनको डिटेक्ट करना, उनको प्रिवेंट करना और उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंशन करना, प्रोटेक्शन देना, यही इसका पर्पस होता है दोस्तों इंटरनल ऑडिट का। दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, यानी कि इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इंटरनल ऑडिट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बाई, यानी कि एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है और जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको पाने में ये हेल्प करता है। पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों, एनालाइजिंग की प्रोसेस, प्रोसीजर एंड ऑपरेशंस, यानी कि क्या करता है, जो की प्रोसेस हैं, जो प्रोसीजर है, जो ऑपरेशन, उनको एनालाइजिंग में मदद करता है। आइडेंटिफाई की कंट्रोल्स इन ईच सच ऑपरेशन, प्रोसीजर एंड प्रोसेस, जो प्रत्येक प्रोसेस या प्रोसीजर या प्रोसेस ऑपरेशन के जो की कंट्रोल हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट है एवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ दिस कंट्रोल, यानी कि जो ये कंट्रोल आपने लगाए उसकी क्या एडिक्वेसी है उसको एवेल्यूएशन करने में आपकी मदद करता है। टेस्टिंग कॉम्प्लियंस ऑफ सैंपल ट्रांजैक्शंस अगेंस्ट दिस कंट्रोल, यानी कि जो आपने कंट्रोल लगाए हैं उनके खिलाफ, उनके लिए जो टेस्टिंग कॉम्प्लियंस है उनको भी ये हेल्प करता है। रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ऑफ द एवेल्यूएशन ऑफ कंट्रोल एंड कॉम्प्लियंस टेस्टिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस, यानी कि जो रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन, जो कंट्रोल का जो एवोल्यूशन का जो रिजल्ट है उसको रिपोर्ट करता है, एंड कंप्लायंस टेस्टिंग ट्रांसैक्शंस, और जो टेस्टिंग की है उसके ट्रांसैक्शन को बताता है। रिकमेंडेटिंग स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वेयर एवर नेसेसरी, जहां जरूरत होती है वहां स्ट्रॉन्ग कंट्रोल को रिकमेंड करता है। सजेशंस मेथड टू इम्प्रूव कंप्लायंस विद की कंट्रोल, जो की कंट्रोल के मतलब जो मेथड हैं उनको इम्प्रूव करने में मदद करता है, सजेशन देता है कि कैसे इनको की कंट्रोल को मेंटेन किया जाए या इम्प्रूव किया जाए। फॉलो अप ऑफ एक्शन टेकन और रिकमेंडेशन मेड इन प्रीवियस रिपोर्ट, फॉलो अप द एक्शन टेकन, जो आपने पिछला ऑडिट किया है उसकी जो एक्शन है उस पर जो उसकी जो एनसी कटी थी उन पे क्या एक्शन लेना है, उन पे क्या रिकमेंडेड एक्शन लेना है उसको भी फॉलो अप करने में मदद करता है। यानी कि इसके थ्रू आप जो भी प्रोसेस में की फैक्टर्स हैं उनको आप एनालिसिस कर सकते हो, उन पे एक्शन ले सकते हो और उनके जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसको आप रिकमेंड कर सकते हो, उस पर एक्शन ले सकते हो आप, और जो पिछली एनसीआर थी वो सारी इसके थ्रू मेंटेन कर सकते हो। मींस एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आप काम कर सकते हो इंटरनल ऑडिट के थ्रू, यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या है दोस्तों? इंटरनल कंट्रोल्स आर इम्पोर्टेंट चेक instituted by management to have reasonable assurance that
इंटरनल चेक जो होते हैं वो मैनेजमेंट के थ्रू काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जिसमें से पहला है ऑपरेशंस आर कैरीड आउट इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। जो ऑपरेशन है कंपनी के वो एक इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में किए जाएंगे, यही कंट्रोल होता है। दूसरा है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली। जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो एक्यूरेटली और कंप्लीटली रिकॉर्डेड होंगे। एसेट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड सेफ गार्डेड। जो एसेट्स हैं कंपनी के वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होंगे और सेफ गार्डेड किए जाएंगे। लॉ आर कंपाइल्ड। जो लॉ हैं वो कंपाइल्ड हों सारे। विद रिलायबल रिपोर्ट आर जनरेटेड। और उसकी रिलायबल रिपोर्ट जनरेट होगी। यानी कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो ऑपरेशन से रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन है, एसेट्स हैं, लॉ हैं, उनकी सबकी एक रिकॉर्डिंग होगी, उनको एक्यूरेटली फॉलो किया जाएगा और उनकी सबकी रिपोर्ट जनरेट की जाएगी। यही होता है इंटरनल कंट्रोल दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रोसीजर ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब आता है कि आप इंटरनल ऑडिट को कैसे करोगे। पहले आपने देखा कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होती है। अब हम इंटरनल ऑडिट को कैसे करें वो हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट है मेक द लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर हैं, चाहे वो सर्टिफाइड है या आप अपना भी बना सकते हैं अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको क्या करना है, एक इंटरनल ऑडिटर की लिस्ट बनानी है। दूसरा है इफ क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर नॉट अवेलेबल देन मेक ऑडिटर्स। मैंने आपको पहले बताया यदि क्वालिफाइड ऑपरेटर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक ऑडिटर बनाने हैं। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया है लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट का। इसमें क्या करोगे आप, सीरियल नंबर, नेम ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, एक्सपीरियंस क्या है और किस तरीके का उसने इंटरनल ऑडिट का सर्टिफिकेट ले रखा है। तो आप इसके थ्रू आप इंटरनल ऑडिटर की एक लिस्ट बना लोगे दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों जनरेट ऑडिट प्लान एंड इंक्लूड ऑल द फंक्शनल डिपार्टमेंट इन ऑडिट प्लान। अब आपको क्या करना है, एक इंटरनल ऑडिट का एक प्लान बनाना है। जैसा मैंने आपको दिखाया है, सीरियल नंबर है, डिपार्टमेंट ऑब्लिक स्कोप है, फिर मंथ दिए हुए हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, सीरियल नंबर एक, हर डिपार्टमेंट जो भी आपकी कंपनी में डिपार्टमेंट है वो सारे इसमें कंसीडर होंगे दोस्तों। फिर मंथली बेसिस पे आप फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है इंटरनल ऑडिट की, 6 मंथ में एक बार है, 3 मंथ में एक बार है या ईयरली एक बार है। उस बिहाफ पे आपकी जिस मंथ में आप अपना इंटरनल ऑडिट का प्लान कर रहे हो उस हिसाब से आप प्लानिंग अपनी कर लोगे। जैसे मैंने दिखाया कि मैंने अप्रैल और अक्टूबर में आपको करके दिखाया है, तो इसके थ्रू आप इंटरनल ऑडिट का एक प्लान जनरेट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मेक इंटरनल ऑडिट शेड्यूल एज पर ऑडिट प्लान। अब आपको ऑडिट प्लान के हिसाब से एक ऑडिट शेड्यूल बनाना है दोस्तों। ऑडिट शेड्यूल शुड बी कंटेन्ड डेट ऑफ ऑडिट। ऑडिट जो शेड्यूल उसमें क्या होगी, डेट ऑफ ऑडिट होगी, स्कोप ऑफ ऑडिट होगा, टाइम ऑफ ऑडिट, कब आप किस टाइम पे ऑडिट करोगे वो होगा, नेम ऑफ ऑडिटिंग ऑडिटर, कौन ऑडिटी है और कौन ऑडिटर है उसका नाम होगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया है, सीरियल नंबर है, डिपार्टमेंट है या एरिया है, ऑडिटी रिस्पॉन्सिबल, डेट ऑफ ऑडिट, टाइम फॉर ऑडिट, ऑडिटर एंड रिमार्क। यानी कि आपको यहाँ सीरियल नंबर लिखना है, किस डिपार्टमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो, क्वालिटी कर रहे हो, परचेज का कर रहे हो, प्रोडक्शन का कर रहे हो, वो यहाँ आ जाएगा। ऑडिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप लिखोगे। डेट ऑफ ऑडिट, किस दिन आप ऑडिट कर रहे हो और कितने से कितने टाइम तक आप ऑडिट कर रहे हो और कौन ऑडिटर है। इस इंटरनल ऑडिट के शेड्यूल के थ्रू आप ये बना सकते हो दोस्तों। फॉर्मेट के हिसाब से, अपने हिसाब से, जैसे आपको शेड्यूल लगता है, जैसे आपको सुलभ लगता है, आप वैसे ही बना सकते हो दोस्तों। पांचवा पॉइंट है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट द ऑडिट शेड्यूल टू ऑल फंक्शनल डिपार्टमेंट बाय मेल एंड डिस्प्ले द शेड्यूल ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। यानी कि आपको क्या करना है, जो आपने शेड्यूल बनाया था ऑडिट का उसको आपको हर फंक्शनल डिपार्टमेंट को मेल के थ्रू भेजना है, या जो आपका डिस्प्ले बोर्ड है शेड्यूल का उस पे आप इंटरनल ऑडिट का शेड्यूल आप अपना दिखा सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है छठा पॉइंट, बिफोर स्टार्ट द ऑडिट कंडक्ट ओपनिंग मीटिंग फॉर 10 मिनट्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग द ऑडिट टीम इंक्लूडिंग ऑडिटी, ऑडिट स्कोप, मेथड ऑफ ऑडिट एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ ऑडिट। यानी कि आपको क्या करना है, ऑडिट स्टार्ट करने के 10 मिनट पहले एक इंट्रोडक्शन, एक मीटिंग रखनी है जिसमें सारे बंदे आपके ऑडिटी है, ऑडिट का क्या स्कोप है, मेथड क्या है, उन सारी चीजों पे आपका डिस्कशन होगा दोस्तों। इसके थ्रू आप बताओगे कि आपके ऑडिट है, आप क्या क्या चेक पॉइंट है और कैसे आप पूरी मीटिंग में आपको डिस्कस करना है दोस्तों।
सातवां पॉइंट है दोस्तों, कैरी आउट द ऑडिट एज पर चेक शीट। अब आपको जो चेक शीट है ऑडिट की, उस हिसाब से आपको ऑडिट करना है दोस्तों। जैसा मैंने आपको एक इंटरनल ऑडिट चेक शीट का एक फॉर्मेट भी दिखाया है, जिसमें चेक पॉइंट हमने दे रखे हैं। इस ट्रेनिंग प्रोसीजर, ये हमने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का लिया है, यानी क्वालिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग का एक हमने पर्टिकुलर एरिया डिपार्टमेंट लिया है, जिसमें जो भी चेक पॉइंट है ट्रेनिंग के, वो सारे आप लिखे हुए होते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या आई आपकी, आपको उसमें फिल करना है दोस्तों। तो इस चेक शीट के थ्रू आप ऑडिट को कर सकते हो दोस्तों। आठवां पॉइंट है दोस्तों, कंडक्ट क्लोजिंग मीटिंग स्टार्टिंग विथ पॉजिटिव पॉइंट टू वीक पॉइंट। यानी कि जो अब आपको क्या करना है, आपने ऑडिट कर लिया, अब आपको क्लोजिंग मीटिंग एक करनी है, जिसमें जो आपके पहले पॉजिटिव पॉइंट है आप उनको बताओगे, फिर आपके जो निगेटिव पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है, आप उनको बताओगे दोस्तों। नौवां पॉइंट है, ऑडिटर मेक द एनसी समरी रिपोर्ट अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड सेंड टू द ऑडिटी। अब क्या करना है, ऑडिटर जो एनसी निकली थी ऑडिट के थ्रू, यानी कि जब आपका जो एनसी पॉइंट निकला, उसकी आप क्या करोगे, एक समरी रिपोर्ट बनाओगे और मेल के थ्रू, या अगर आपका कंपनी इंटरनल तो है ही, तो आपको डिपार्टमेंट में मेल के थ्रू कर सकते हो, या आप उसको एनसी फोटोकॉपी करके भी दे सकते हो। जैसे मैंने एक एनसी का आपको एक फॉर्मेट भी दिखाया है कि डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट क्या है, एनसी क्या थी, क्या क्या ऑडिट की फाइंडिंग निकली, जब आपने ऑडिट किया वो डेट, और क्या एक्शन लेना है, अभी आपको फिल करके उसको टारगेट डेट के साथ देना होता है ऑडिटर को। यानी कि एनसी जब आपने की, ऑडिटर ने काट दी, तो ऑडिटी जो भी एक्शन लेगा, ऑडिटी का डिपार्टमेंट जो भी एक्शन लेगा, वो सारे एक्शन और उस कब तक वो ले लेगा, क्या टारगेट डेट है, वो सारी चीजें इसमें आपकी फिल होके आएंगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। यानी कि जो आपकी एनसी निकली ऑडिट के थ्रू, उन पे आप कैसे करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लोगे दोस्तों। तो इसी में मैंने पॉइंट लिखा है 10वां पॉइंट, रिसीव द नॉन कन्फर्मिंग समरी रिपोर्ट फ्रॉम ऑडिटर। यानी कि आपको क्या करना है, जो नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट है वो ऑडिटर से रिसीव करनी है। एंड रिव्यू द एनसीज, अब आपको क्या करना है, जो आपकी एनसी निकली है उनको रिव्यू करना है। एंड फाइंड आउट द रूट कॉज एंड करेक्टिव एक्शन, आपको क्या करना है, जो भी रूट कॉज हैं उनको फाइंड आउट करना है और करेक्टिव एक्शन लेना है दोस्तों। इसी में 11वां पॉइंट है, आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड डिसाइड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आपको क्या करना है, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है और प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन को डिसाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंशन द एक्शन डिटेल इन एनसी समरी रिपोर्ट। यानी कि आपको क्या करना है, जो एक्शन आपने लिया, जो भी एक्शन आपको लेना है, वो सारा एनसी समरी रिपोर्ट में आप उसकी डिटेल को लिखोगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है 13 पॉइंट, इंप्लीमेंट द एक्शन एज पर टारगेट डेट मेंशन्ड इन एनसी समरी रिपोर्ट। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने टारगेट डेट दी थी, उस हिसाब से आपको एक्शन को इंप्लीमेंट करना है और उसको एनसी समरी रिपोर्ट में मेंशन करना है। यानी कि जो आपने टारगेट डेट दी थी एनसी समरी रिपोर्ट में, उसी हिसाब को आपको सारे एक्शन लेने हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक द इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन बाय ऑन साइट वेरिफिकेशन, इफ इफेक्टिवनेस फाउंड ओके देन क्लोज द एनसी। अब आपको क्या करना है, जो आपने प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन लिया था, उसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना है, उसको ऑन साइट जाके वेरिफिकेशन करना है। इफ इफेक्टिवनेस फाउंड ओके, यदि इफेक्टिवनेस जो आपने एक्शन लिया है उसकी सही है, देन फाउंड ओके, जब आपने उसको ओके पाया तो क्या करना, आपको एनसी को क्लोज कर देना है। यानी कि यहां जाके आपका इंटरनल ऑडिट का पॉइंट क्लोज होगा दोस्तों। तो आज के इंटरनल ऑडिट में आपने देखा कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसको हम इंटरनल ऑडिट को कैसे करें और कैसे इंटरनल ऑडिट के थ्रू हम अपने कंपनी के सिस्टम, ऑपरेशन के सिस्टम, ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको कैसे इंप्रूव करें और कैसे फुली डॉक्यूमेंटेड सिस्टम को हम करें दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।